हेलो दोस्तों, लकिस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है लेखांकन की अवधारणा है, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। लेखांकन की अवधारणा है, लेखांकन की अवधारणा यह आज का टॉपिक रहेगा और इसी को अपन डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है कि ये जो लेखांकन है वह एक वैज्ञानिक प्रणाली है और वैज्ञानिक प्रणाली के लिए बहुत सारे सैद्धांतिक आधारों की ज़रूरत होती है और इन सैद्धांतिक आधारों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारी परंपराएं होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तभी ये लेखांकन मजबूत हो पाते हैं और हर जगह पे सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और लाभ हानि का सही सही अपन को ज्ञान हो पाता है। तो अब देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन, वो लेंगे व्यावसायिक इकाई अवधारणा। व्यावसायिक इकाई अवधारणा जिसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो व्यवसाय में क्या होता है, एक तो व्यवसायिक होता है और एक स्वामी होते हैं। इसमें इन दोनों को अलग अलग माना गया है। व्यावसायिक इकाई अवधारणा में स्वामी को अलग माना गया है और व्यवसाय को अलग माना गया है, यानी इन दोनों को क्या माना गया है, अलग। क्योंकि जब स्वामी पूंजी लगाता है उस पूंजी को व्यवसाय में क्या माना जाता है, दायित्व माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। और स्वामी के जो व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, उनका अलग से लेखा किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी और व्यवसाय का पृथक अस्तित्व होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन कॉन्सेप्ट मुद्रा मापन अवधारणा। कौन सा? मुद्रा मापन अवधारणा, जिसे अपन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं मुद्रा मापन अवधारणा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बताया गया है कि व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाएगा जिनका संबंध किससे होता है, धन से होता है, वित्त से होता है या फिर मुद्रा से होता है। जिनका संबंध वित्त से या मुद्रा से नहीं होता है उनको व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता है। समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन का, लेन देन का, धन के साथ में, मनी के साथ में रिलेशनशिप होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसमें भी देखो, आपने देखा होगा कि व्यवसाय में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और वैल्यू नहीं होने की वजह से उसका लेखा नहीं किया जाता है। ईमानदारी, हॉनेस्टी का लेखा इसमें नहीं किया जाता। उसी प्रकार देखिएगा कि अगर कोई वस्तु है और उसका मूल्य निश्चित नहीं है, आपने देखा होगा, कभी कभार बोल देते हैं कि ये 1000 रुपए की है, बोलते हैं ना 1000-1200 के रुपए, 1000 या 1200 रुपए की है। तो इसमें क्या मूल्य निश्चित है क्या? नहीं। यानी
इसमें क्या होना चाहिए, मूल्य निश्चित होना चाहिए, किसी भी वस्तु का मूल्य निश्चित होना चाहिए, तभी उसको अपन व्यवसाय में या फिर लेखांकन में शामिल करते हैं। तो इसमें मूल्य का निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अवधारणा है वह है चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा। अब चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चालू व्यवसाय की अवधारणा। जब अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक दो दिन के लिए करते हैं क्या? नहीं, हम उस व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए स्थापित करते हैं। कोई ऐसा कहता है कि 2 दिन के लिए मैं करता हूं, नहीं, व्यवसाय लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और उसमें निरंतरता का गुण होता है। किसका गुण होता है? निरंतरता का गुण होता है। और इसी को अपन कहते हैं चालू व्यवसाय अवधारणा। और इसी कारण इस कॉन्सेप्ट के कारण ही संपत्ति को, जो संपत्ति होती है, उन संपत्ति को वास्तविक मूल्य पर दिखाकर, किस पर? वास्तविक मूल्य पर दिखाकर उसमें से लेस क्या किया जाता है? डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है, न कि वर्तमान मूल्य पर इसको नहीं दिखाया जाता है, वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाता है। और क्या लेस किया जाता है? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास इसमें से लेस किया जाता है। और अगर व्यवसाय को कोई भी उधार देता है, व्यवसाय को कोई भी क्या देता है? उधार देता है, तो वह भी इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार देता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा और अपन उसको वसूल कर देंगे। तो यह होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट था? चालू व्यवसाय अवधारणा है। अब अपन और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो आएगा लेखांकन अवधि अवधारणा। कौन सा? लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेखांकन अवधि अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखिएगा, हालांकि व्यवसाय लंबे समय के लिए स्थापित किया जाता है, लंबे समय तक स्थापित किया जाता है और ये चलता रहता है, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन भाई हिसाब किताब तो करना होगा, तो भाई कहाँ से कहाँ तक करें? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो टाइम पीरियड है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। जैसे सामान्यतः ये 1 वर्ष में बांटा जाता है। कितना माना जाता है? 1 वर्ष का टाइम पीरियड माना जाता है लेखांकन कॉन्सेप्ट के अंदर। और वो कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सामान्यतः यही माना जाता है, अलग अलग में अलग अलग होता है। वैसे आपने देखा होगा रिजर्व बैंक में जो होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन अपन के जो बिजनेस में होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और इसी अवधि को क्या मानते हैं हम? आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। और उसी के अनुसार हम अपने जो अकाउंट्स है, जैसे कि ट्रेडिंग्स है, P&Ls है, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं और उस लेखा अवधि की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करता है? लेखांकन अवधि अवधारणा। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन
पढ़ने जा रहे हैं एक और अवधारणा जिसको कहा जाता है लागत अवधारणा। क्या कहा जाता है? लागत अवधारणा। लागत अवधारणा। अब लागत अवधारणा क्या होती है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय कोई भी संपत्ति को जिस मूल्य पर क्या करता है? प्राप्त करता है, उसी के आधार पर उसका क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट का मुख्य आधार है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? कि व्यवसाय संपत्ति को जिस मूल्य पर प्राप्त करता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर प्राप्त करता है, उसी का वह क्या करता है? लेखा करता है। और उस संपत्ति का जो मूल्य होता है, उस मूल्य में क्या लेस किया जाता है? प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास लेस किया जाता है और उसको कहाँ पे दर्शाया जाता है? वित्तीय विवरण में दिखाया जाता है, यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। इस प्रकार इसका जो लेखा है वह किस पर किया जाता है? हमेशा किस पर किया जाता है? प्राप्त मूल्य पर या प्राप्त लागत पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? प्राप्त लागत पर किया जाता है। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक लागत विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक लागत विधि। ऐतिहासिक लागत विधि। अब देखिएगा, ये लागत कॉन्सेप्ट हो गया है। बाद में अपन और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपन का जो कॉन्सेप्ट आएगा वह है द्विपक्षीय अवधारणा, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि लेखांकन में प्रत्येक पक्ष यानी प्रत्येक लेनदेन का दो पक्षों में क्या किया जाएगा? लेखा किया जाएगा। दो पक्षों में लेखा किया जाएगा। एक पक्ष होगा नाम पक्ष या फिर डेबिट पक्ष, और दूसरा पक्ष होगा जमा पक्ष, जिसको अपन क्रेडिट पक्ष कहते हैं। और इन दोनों पक्षों का जो टोटल है, क्या है? टोटल। वो टोटल भी कैसा आता है? सिमिलर आता है, समान आता है। ये होता है द्विपक्षीय अवधारणा। जैसे कि मान लीजिएगा कोई एंट्री करते हैं कि माल खरीदा, तो माल खरीदने की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट को अपन क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे कि 500 का माल खरीदा, तो 500 उस साइड और 500 इस साइड, दोनों में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। यही है द्विपक्षीय अवधारणा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ेंगे मिलान अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? मिलान अवधारणा। अब ये मिलान अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मिलान अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो देखिएगा, मिलान अवधारणा कॉन्सेप्ट कहता है कि अपन जिस लेखा अवधि को ले रहे हैं, या जिस लेखा अवधि की अपन क्या ले रहे हैं? आय ले रहे हैं। जिस लेखा अवधि की अपन क्या ले रहे हैं? आय ले रहे हैं, उसी अवधि के अपन को क्या लेने चाहिए? वह लेने चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा जो हिसाब किताब सही आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है मिलान अवधारणा, कि जिस लेखा अवधि के अपन आय लेती है, उसी अवधि के अपन को क्या लेने हैं? वे
लेने हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट और क्या कहता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जो एक्रूड इनकम्स होती है या फिर आउटस्टैंडिंग के लेन देन ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर प्रीपेड के जो ट्रांजेक्शन होते हैं और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं, जो समायोजन होते हैं, वह किसके अनुसार, इसी के अवधारणा के अनुसार होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब अपन अंतिम खाते में जब अपन क्लोजिंग स्टॉक को दर्शाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का भी मूल्यांकन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है, मिलान अवधारणा के अनुसार ही किया जाता है। और इस अवधारणा को एक और नाम दिया जाता है, वह है अर्जित अवधारणा। अर्जित अवधारणा भी नाम दिया जाता है, एक्रूड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि जिस वर्ष आपने देखा होगा कि जिस वर्ष अपन को आय क्या होती है, देय होती है, हम उसका लेखा भी उसी अवधि में करते हैं, चाहे वह अपन को प्राप्त हुई हो या फिर नहीं हुई हो, हम लेखा अपन उसी वर्ष में करते हैं। उसी प्रकार कोई भी व्यय होता है और वह जिस वर्ष अपन को लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है, उसको उसी लेखा अवधि से क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, उसी में उसको शामिल किया जाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अर्जित अवधारणा कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वह है आय वसूली अवधारणा। आय वसूली अवधारणा। अब आय वसूली अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है, आय वसूली। आय वसूली अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जो आय वसूली अवधारणा है इसमें बताया जाता है कि अपन को आय का लेखा उसी समय करना चाहिए। आय का लेखा उसी समय करना चाहिए जब अपन को वह वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाती है। वास्तविक रूप से प्राप्त होती है तभी अपन को उसका लेखा करना चाहिए। आय का लेखा कब करना चाहिए, जब वह वास्तविक रूप से अपन को प्राप्त होती है। तो इससे अपन का क्या आता है, हिसाब किताब बहुत ही सही एडजस्ट होता है। और ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बताया गया, हालांकि देखो हम अपन बिक्री आय कब मानते हैं, सामान्यतः मानते हैं कि जब बिक्री हो जाती है, सेल्स हो जाता है, तब अपन की आय इनपुट समझ लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स आय का लेखा कब करते हैं, जब उसको वास्तविक रूप से प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आय वसूली अवधारणा का कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वह कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वह है वस्तुपरकता की अवधारणा। वस्तुपरकता की अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटीज कॉन्सेप्ट, यानी वस्तुपरकता अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट अपन को कहता है कि जो अकाउंट है, जो लेखा है, वो लेखा अपन को पूर्णतः ईमानदारी और पूर्णतः कैसा करनी चाहिए, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ में लेखा करना चाहिए। निष्पक्षता के साथ में लेखा करना चाहिए। किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रख के उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यानी अपन के मन में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और किसी को नुकसान पहुंचाने का अपन का जो एम है, मोटो नहीं रखना चाहिए। अपन को पूर्णतः ईमानदारी के साथ में ऑडिटिंग वगैरह जो अकाउंट होता है उसको संभालना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वस्तुपरकता अवधारणा।
जो कहता है अकाउंटेंट्स को कि अपन को ईमानदारी रखनी चाहिए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रकट कर देनी चाहिए। अब देखिएगा, ये तो हो जाते हैं, इनके क्या हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट, जिसकी पालना की जाती है, ज्यादातर कानूनी रूप से भी की जाती है। कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है? पहला था व्यावसायिक इकाई अवधारणा, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था? मुद्रा मापन अवधारणा, तीसरा चालू व्यवसाय अवधारणा, चौथा लेखांकन अवधि अवधारणा, ये लागत अवधारणा, उसके बाद में द्विपक्षीय अवधारणा, मिलान अवधारणा, आय वसूली अवधारणा, वस्तुपरकता। अब इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं परंपराओं के बारे में। परंपरा, अब परंपरा किसकी परंपरा? लेखांकन की परंपरा। लेखांकन की परंपरा कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि ये परंपराओं को मानना जरूरी नहीं है, और अगर नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन अगर अपन इसको अपनाते हैं तो अच्छा फील होता है और अपन का जो कार्य है वह आसान हो जाता है। जैसे कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो मान लेते हैं एक रूपता का, एक रूपता की परंपरा, एक रूपता की परंपरा। अब ये एक रूपता की परंपरा क्या कहते हैं कि अपन को प्रतिवर्ष जो हिसाब किताब की जो विधियां है या फिर जो नियम है या फिर जो पद्धतियां हैं, उस पद्धतियों को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज करते हैं तो अपन को विविधता देखने को मिलेगी और हिसाब किताब अपन का सही नहीं बैठेगा। लेकिन अगर प्रतिवर्ष अपन एक जैसे नियम पद्धति विधियां अपनाते हैं तो अपन को एक रूपता की प्राप्ति होगी और हिसाब किताब भी आसान होगा और वित्तीय स्थिति भी अच्छी तरह से ज्ञात हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? एक रूपता की परंपरा, एक रूपता की परंपरा के अकॉर्डिंग होता है। अब दूसरी इसकी जो परंपरा है, दूसरी परंपरा कौन सी है? तो वह है प्रगटीकरण की अवधारणा। कौन सी? प्रगटीकरण की अवधारणा। प्रगटीकरण की अवधारणा। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये परंपरा क्या कहती है? ये परंपरा कहती है कि अपन को प्रत्येक ट्रांजैक्शन का क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको अपन को प्रकट करना चाहिए। जब प्रकट किया जाता है तभी वह लोगों के सामने, विभिन्न पक्षकारों के सामने प्राप्त हो जाता है। और कंपनी अधिनियम 2014 में तो इसमें बताया गया था, लेखा मानक के अनुसार बताया गया था, ये जो कंपनी अधिनियम 2000 संशोधन जो हुआ था 2014 में, उसमें बताया गया था, उसके जो फॉर्मेट भी तैयार किए गए थे कि कौन से अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स रखी जाएगी, ट्रेडिंग में कौन सी रखी जाएगी, P&L में कौन सी रखी जाएगी, बैलेंस शीट में कौन सी रखी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट उसी के अकॉर्डिंग उनमें रखी जाती है। लेकिन कभी कभार बहुत सारी जो आइटम्स होती है उसको अपन ट्रेडिंग में, P&L में या बैलेंस शीट में शो नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको कहाँ पे शो करें? तो सीधी सी बात है, उसको अपन जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं उस अकाउंट के नीचे नोट्स के रूप में या फिर फुट नोट्स के रूप में अपन उसको शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि डाउटफुल लायबिलिटीज, असंदिग्ध दायित्व, उसको नीचे लिखा जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार जो ये जो मूल्यांकन की जो विधियां होती है उसमें परिवर्तन करते हैं तो उसको नीचे लिखा जाता है। उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्शन होता है, विनियोगों में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसको फुट नोट्स के रूप में दर्शाया जाता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? प्रकटीकरण। तो ये थी ये अपन की प्रकटीकरण की अवधारणा।
प्रकटीकरण की जो परंपरा, और इसके अनुसार अपन फुटनोट्स के रूप में लिखते हैं और प्रत्येक सूचना को अपन अकाउंट्स में दर्शाते हैं। अब जो अगली जो परंपरा है वह परंपरा है रूढ़िवादिता की परंपरा। कौन सी परंपरा? रूढ़िवादिता की परंपरा। स्पेस प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर लेता हूँ। कौन सी परंपरा पढ़ेंगे अपन? रूढ़िवादिता परंपरा। ये परंपरा क्या कहती है? ये परंपरा क्या कहती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सी परंपरा? रूढ़िवादिता परंपरा। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि व्यवसाय में अगर अपन को हानि होती है या हानि होने की संभावना होती है, क्या होती है? संभावना होती है, तो उसका लेखा सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले करना चाहिए। यानी संभावना हो कि अपन को लग रहा है कि हानि की संभावना है, तो उसको अपन को पहले लेस करना होगा, पहले उसका लेखा करना होगा। लेकिन अगर अपन को कोई बोले कि लाभ या भविष्य में लाभ होने की क्या है अपन संभावना है, तो अपन को उसका लेखा नहीं करना है। लेखा नहीं करना है ना। रूढ़िवादिता यानी प्राचीन है। तो इससे क्या होता है? तो इससे व्यवसाय की जो गुडविल है, व्यवसाय की जो क्या है गुडविल है, व्यवसाय की जो ख्याति है, वह ख्याति लंबे समय तक टिकी रहती है, बनी रहती है। यानी गुडविल में वृद्धि होती है। अगर बाय द वे देखो, अपन हानि का लेखा पहले ही कर लेते और हानि नहीं हुई तो प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है? तो सीधी सी बात है, उस समय क्या होता है कि जो चेयर्स के भाव होते हैं, अपन के जो चेयर्स की जो वैल्यू है वो एकदम लो हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो उससे बेटर है कि अपन को हानि की संभावना पहले करनी चाहिए और लाभों की अगर संभावना है वह तो उसका लेखा नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है रूढ़िवादिता परंपरा। और इसी परंपरा के कारण आपने देखा होगा जो पी एंड एल का जो प्रॉफिट होता है, पी एंड एल का प्रॉफिट होता है कम शो होता है ना, कम शो होता है। तो वो इसी वजह से होता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि संपत्तियों में जो कमी होती है, संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है, या फिर दायित्वों में जो वृद्धि होती है, वह भी किसके अकॉर्डिंग होता है? रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार। तो ये थी रूढ़िवादिता की परंपरा। अब अपन एक और परंपरा पढ़ने जा रहे हैं। वह कौन सी है? वह है महत्वपूर्णता की अवधारणा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? महत्वपूर्णता की अवधारणा नहीं, कौन सा है ये? परंपरा। महत्वपूर्णता की परंपरा। ये परंपरा क्या कहती है? महत्वपूर्णता की परंपरा क्या कहती है? तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ये इस परंपरा के अनुसार बताया गया है कि कोई भी जानकारी किसी भी पक्षकार के निर्णय को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। इसके अनुसार क्या बताया है कि व्यवसाय से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी पक्षकार के निर्णय को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। उसमें इतनी एबिलिटीज होती है। आपने देखा होगा कि व्यवसाय में बहुत सारी जो सूचनाएं होती है वह इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो क्या करते हैं? उनका लेखा नहीं किया जाता है या फिर उसको किसी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पैसों को सीधी पूर्ण मूल्य के रूप में बढ़ाकर लिखा जाता है। यानी रुपए होते हैं और पैसे होते हैं डॉट के बाद में, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? पूर्ण रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। और क्या होता है कि देखो, इसका अलग अलग एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं कि मान लीजिएगा कि एक बड़ा व्यवसाय है और उसमें
500 रुपये की वैल्यू नहीं होती, 500 रुपये की वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर एक गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति है तो उस गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए 500 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए 500 रुपये महत्वपूर्ण है। और व्यवसाय जो बहुत बड़ा व्यवसाय है, अब मान लीजिएगा देखो कोई अमीर बाप की औलाद है तो उनके लिए 500 रुपये इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो उनका शिकार बना के यूज में ले लेता है। लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए 500 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये किसके अनुसार होता है? महत्वपूर्णता की परंपरा के अनुसार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लेखांकन की जो ये अवधारणा और ये जो लेखांकन की जो ये परंपरा है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।